सरापा इंतकाम उन प्रेमियों की रूह पीती जो इंतकाम की अग्नि में आज भी जल रहे हैं। मैं अपने दोस्त किशोर के पुरजोर इसरार कॉलेज की छुट्टियों में इसके गांव राजनपुर जाने को तैयार हुआ। इसको सरप्राइज देने के ख्याल से जाने की कोई इतला भी नहीं भेजी। उस वक्त मोबाइल फ़ोन आम न थे, बल्कि लैंडलाइन नंबर भी खास लोगों के पास होते थे। एक दूसरे से राब्ते के लिए खत और टेलीग्राम का इस्तेमाल आम होता था। मैंने किशोर लाल को खत पत्र से भी अपने जाने की कोई खबर ना दी और ऐसे ही इसके गांव राजनपुर रवाना हो गया। रेल में बैठकर एक तवील सफर के बाद जैसे ही इसके बताए हुए स्टेशन पर उतरा, थकन से मेरा बुरा हाल था। एक जोरदार अंगड़ाई लेकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। गाड़ी लेट हो जाने की वजह से चलने में काफी तखीर हो गई। ट्रेन जब यहाँ पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। ये एक पुराना छोटा सा स्टेशन था। जर्दी माइल बल्बों की रोशनी हर तरफ फैले अंधेरे को कम करने में नाकाम साबित हो रहे थे। किशोर ने जो पता दिया था वो कदरे माकूल दिखाई देने वाले शख्स को पढ़कर सुनाया और इससे रास्ता पूछा। इस शख्स ने जिस तरह से रास्ता समझाया, इसके हिसाब से तो किशोर लाल का मकान स्टेशन के बहुत करीब वाक़या था। मैंने इधर उधर निगाहें घुमाकर सवारी के लिए जायजा लिया, मगर वहाँ इक्का दुक्का मुकामी लोगों के सिवा कोई दिखाई न दिया। सवारी का इंतजार करने की जगह मैंने पैदल चलने में ही आफियत जानी। सामान के नाम पर छोटा सा एक बैग कंधे पर लटका हुआ था। यूं कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अब दरख्तों के झुंड शुरू हो गए। फजा में एक गैर मनूस सी खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल एकदम कांप उठा। मैंने सर पर हाथ रखकर ऊपर देखा तो अचानक कहीं से एक परिंदा उड़ता हुआ आया। इसने मेरे सर पर अपना पंजा बड़ी जोर से मारा। मैंने हाथ से इसे दूर भगाया। वो काला सा परिंदा एक खौफनाक आवाज निकालकर आसमान की तरफ उड़ता हुआ वापस चला गया। मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। गीलेपन का एहसास हुआ तो टार्च जलाई, धीमी रोशनी में उंगलियां सर पर फेरी तो पता चला सर से खून बह रहा है। जेब से रुमाल निकालकर सर पर बांधा, दोबारा सफर शुरू किया। यूं बिना इतला के यहाँ आने पर अब मैं पछता रहा था, मगर कुछ हो नहीं सकता था। मुझे चलते हुए काफी देर हो गई, मगर रास्ता खत्म होने में नहीं आ रहा था। अचानक खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। अब सर पकड़कर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। भूख और नींद से बुरा हाल हो रहा था। बैग में से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर खाया। थर्मास में से पानी का एक घूंट पिया। वीरान इलाके का जायजा लिया। मुझे दूर हल्की हल्की रोशनी सी दिखाई दी। दिल को थोड़ा सुकून में असर आया। मैं तेज तेज कदमों से इस तरफ चल पड़ा। गुप अंधेरे में डूबे हुए रास्ते पर चलते हुए मुझे किसी की चलने की आवाज आई। मैं एकदम डर गया। लगा कोई पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दोबारा चलना शुरू कर दिया। झिंगरों की आवाज से माहौल मजीद खौफनाक हो रहा था और चलने की आवाज पर मुड़कर दोबारा देखा। गौर करने पर समझ में आया, अरे ये तो मेरे जूतों की आवाज है जो जमीन पर गिरे सूखे पत्तों के पैरों तले आने से पैदा हो रही है। काफी देर चलने के बाद मैं रोशनी के करीब पहुंच गया। जब वहां जाकर गौर किया तो मेरा पूरा जिस्म पसीने में डूब गया। ये एक टूटा हुआ कब्रिस्तान था जहां गैर मामूली सी ठंडक और खामोशी छाई हुई थी। दरवाजा टूटा हुआ था। कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। ये रोशनी इसके दरवाजे पर लटकी लाल टेंट से निकल रही थी, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की फजा मजीद पुरअसरार हो गई। मैं शशोपंज में खड़ा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। अचानक एक जोरदार आवाज से झोंपड़ी का दरवाजा खुला। मेरी आंखें हैरत से फट गई। एक बेइंतहा खूबसूरत कम उम्र लड़की सफेद साड़ी में मलबूस अपने लंबे काले खुले बालों के साथ मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। तुम कौन हो? मेरा हल्क खुशक हो गया। शाहद बाबू, घबराइए नहीं, मैं यहाँ की रखवालन हूँ। इसकी मतरन्नम आवाज मशहूर कर देने वाली थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने हैरत से पूछा। मैं जमुना दासी हूँ, तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। इसने बालों को समेटते हुए कहा। मैं वहीं रखी एक ईंट पर बैठकर कांपने लगा। उस वक्त मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस अंधेरे में तन्हा रहते हुए खौफ नहीं आता? मैंने इसका इम्तिहान लेने का सोचा। तन्हाई तो इंसान की सदा की साथी है। माँ के पेट से कब्र के अंधेरे तक इंसान तन्हा ही रहता है, फिर काहे का डर? वो दूर खलाओं में घूरते हुए बोली।
इस वक्त अचानक जमुना के खूबसूरत चेहरे के तासरात इतने पुर असरार हो के कि मैंने एक जर्जरी सी ली। वो एकदम उठी और सर हिलाती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। पहले तुम भोजन कर लो, मैं जानती हूँ बहुत भूखे हो, फिर आराम से बातें करते हैं। वो मट्टी के एक प्याले में सफेद दूध का शरबत और चिंगेर में कुछ जंगली फल लेकर लौटी और बेतकल्फी से गोया हुई। अच्छा, तुम मेरे दोस्त किशोर लाल के घर का पता समझा दोगी? मैं दरअसल रास्ता भटक गया हूँ। मैंने मजेदार शरबत एक सांस में पीने के बाद अमरूद जैसे जायके वाले फल को कतरते हुए इससे मदद मांगने का सोचा। हाँ, बता दूंगी, मगर एक शर्त पर। वो अपने गुलाबी पैरों के नाखून से कच्ची मट्टी करेदते हुए बोली, तुम्हें एक रात मेरा मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। वादा करती हूँ सुबह होते ही तुम्हें उसके घर तक पहुँचा दूंगी। असल में किशोर लाल राजनपुर में रहता है, जबकि तुम भटक कर हमारे गांव गंगापुर में आ गए हो, इसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। मरता क्या न करता, मैंने हामी भर ली। वैसे भी शरबत में जाने बंग घोट कर मिलाई गई थी, यहाँ कोई और नशीली दवा के मुझ पर एक सरूर सा तारी हो गया। रात बहुत तवील है, ऐसा करो तुम अपनी आप बीती सुनाओ। मैंने तजस्सुस से पूछा। अपने बारे में क्या बताऊं? कोई बात ही नहीं। इसकी हिरनियों जैसी हसीन आंखों में एकदम उदासी छा गई। चलो फिर कोई जग बीती ही सुना दो। मैंने थोड़ी देर नागवार खामोशी को बर्दाश्त किया और फिर गोया हुआ। ये ठीक है, मैं तुम्हें गंगापुर की एक मशहूर प्रेम कहानी सुनाती हूँ, इस तरह ये काली रात भी कट जाएगी। जमुना ने मुझे दिल नशीन मुस्कुराहट से नवाजा तो मैं सर हिलाकर हमतन गोश हो गया। बहुत साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक बड़े जाहो जलाल के मालिक ठाकर रंजीत राय का राज चलता था। गांव में इसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें वो और इसका खानदान रहता था। इन लोगों की पूरे इलाके में हुकूमत थी। इतना रोब दबदबा था कि कोई इनसे निगाहें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। समझो यहाँ कोई परिंदा भी इनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता था। ठाकुर रंजीत राय जितना नरम और रहम दिल थे, इनका बड़ा बेटा जीत राय इतना ही ज्यादा बेरहम और संगदिल था। वो गांव में रहने वाले गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता। बाप मना भी करता, मगर वो एक सरकश घोड़ा था जो किसी के काबू में ना आता। रंजीत राय का एक छोटा बेटा भी था जो अपने बाप पर गया था। इसके मिजाज में नरमी कूट कूट कर भरी थी। वो एक फनकार था। इसकी बांसुरी की धुन पर गांव की हर कुंवारी लड़की का दिल अटकता था, मगर वो अपने मुंशी की बेटी दासी को मन ही मन में प्रेम करता था। एक दिन गांव की शादी में संगी साथियों के कहने पर इसने बांसुरी पर ऐसी धुन बजाई कि सारे आश कर उठे। उस शादी में दासी भी शरीक थी। इसका दिल एकदम किशन राय की तरफ आप ही आप खींचने लगा। वो भी इसके प्यार में पागल होके अब दोनों दुनिया से छुप छुप कर दरख्तों के झुंड में मिलने लगे। दासी जानती थी कि इनका मिलन आसान नहीं, फिर भी वो दिल के हाथों मजबूर होकर किशन राय का हाथ थामे सपनों के रुत में बैठ गई। एक दिन किशन राय को बहुत तेज बुखार चढ़ा। दासी का दिल अपने महबूब को देखने को बेकरार हो उठा। वो बड़ी बेगम साहबा को सलाम करने के बहाने हवेली पहुंच गई। बुरी किस्मत के रास्ते में उसका टकराव अजीत राय से हो गया। वो इस कच्ची कली सी नार को देखकर दम बखुद रह गया। इसने आगे बढ़कर दासी का हाथ थाम लिया। दासी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने अजीत राय से झटक कर अपनी कलाई छुड़ाई और जमीन पर थूकती हुई घर लौट आई। अजीत राय अपनी कड़कदार मूंछों को बल देता मुंशी की बेटी की जुर्रत पर हक तक रह गया। इसने अपने करिंदे इस लड़की की जासूसी पर लगा दिए। किशन राय की तबीयत ठीक हो गई तो दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई। दासी ने जानबूझकर किशन राय से इसके भाई की बदतमीजी का जिक्र नहीं किया। एक दिन जासूस ने डरते डरते दासी और किशन राय की प्रेम कथा अजीत राय को सुना दी। ये सुनकर वो तो एकदम आग बगोला हो गया। जिस लड़की ने मुझे देखकर थूका, इसके लिए मेरा छोटा भाई प्रेम की थान लगाए, मैं वो साज ही तोड़ डालूंगा जिस पर इन दोनों की ये प्रेम कथा बज रही है। अजीत ने जमीन पर थूकते हुए सोचा। वो एक 14वीं की रात थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। दासी काली चादर ओढ़कर अपने महबूब से मिलने दरख्तों के झुंड में पहुंच गई। किशन राय पहले ही इसके इंतजार में वहां बैठा था। अभी प्यार के मतवाले इस जोड़े ने जी बार कर एक दूसरे को देखा भी नहीं था कि अचानक घोड़ों की टापों के शोर से जमीन हिलने लगी। यूं लगा जैसे जलजला सा आ गया हो।
अजीत राय ने अपने भाई को ललकारा और वहां से भाग जाने को कहा, मगर किशन राय की रगों में भी सरकश खून दौड़ रहा था जो अजीत राय की रगों में था। इसकी गैरत ने ख्वारा नहीं किया कि वो दासी को यूं तन्हा छोड़कर मुंह छुपाकर भाग जाए। इसने इनकार कर दिया और दासी को तसल्ली दी जो अजीत और इसके नौकरों के आ जाने से लड़स रही थी। भाई आप यहाँ से जाओ। किशन राय ने चाकू निकालकर बड़े भाई को दिखाया और हुक्म दिया। इस बात पर अजीत राय का दिमाग घूम गया। इसने इसी चाकू से पहले अपने छोटे भाई किशन राय की हत्या की, इसके बाद दासी का गला काट दिया। यूं दोनों प्रेम करने वाले दुनिया की सफाकी की नजरों के जमुना ने कहानी खत्म की। ये तो इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया, मैंने एक सर्द आह भरकर कहा। अचानक मेरी निगाह दासी की आंखों से बहते आंसू पर पड़ी। वो अब सुर्ख खून बनकर टपक रहे थे। मेरे अंदर खौफ ने अपना पंजा गाड़ा। दासी तुम्हारी कौन थी? मैंने अपना जहन हटाने के लिए सवाल किया। वो मैं ही तो थी। जमुना ने अपनी गर्दन पर उंगली रखकर कहा, जहां अब चाकू से कटने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। खून इसमें से रस रस कर इसकी सफेद साड़ी को रंगीन कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं एकदम खड़ा हो गया। वहां से भागने का सोच रहा था कि वो अपनी पहले वाली हालत में आ गई। डरो नहीं बाबू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक हूँ। अजीत राय ने हमें मारने के बाद यहाँ जमीन में गाड़ दिया। तुम्हें पता है, इसने मुझे जमीन में दफनाया तो मैं जिंदा थी। बस मैंने फिर प्रार्थना की कि मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेने की शक्ति मिल जाए। ये कब्रें देख रही हो ना तुम? मैंने भी चुन चुन कर इन सबको मारा और अपने किशन राय की मौत का बदला ले लिया। अब इन सबको यहाँ गाड़कर खुद इनकी रखवालन बनी बैठी हूँ। अब ये जालिम सदा यहाँ तड़पते रहेंगे। जमुना दासी ने इतना खौफनाक कहका लगाया कि मेरा दिल सुकड़ने लगा। आसमान पर बिजली कड़कने लगी। एकदम बारिश शुरू हो गई। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरा पाँव फिसला और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के पास एक पेड़ के तने से टेक लगाए बैठा था। हर तरफ उजाला फैल चुका था। पास ही मेरा बैग पड़ा था। उफ तौबा, कितना खौफनाक सपना देखा। मैंने सर पर हाथ मारकर सोचा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अचानक बैग में से वो आधा खाया अमरूद जैसा फल गिरा जो मुझे जमुना दासी ने दिया था। मैं आज तक सोचता हूँ वो सब सपना था या सच। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।